गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम क्या करेंगे, साइंस में जो आपकी एक्सेलेंट की डेस्क वर्क है उसका मॉडल पेपर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सेक्शन सी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सजेशन गिवन बाय पेट्रोलियम कन्वर्जन रिसर्च एसोसिएशन फॉर सेविंग पेट्रोल एंड डीजल। ओके, तो जो भी ये पीसीआर है, ये पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए क्या क्या एडवाइस देता है वो सारा हम देखेंगे। तो इसमें 5 ऑप्शन है, एग्जाम में 4 भी लिखोगे तो भी चलेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। तो ड्राइव एट ए कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, तो जो भी व्हीकल है उसको एक फिक्स स्पीड पे चलाना चाहिए आपको। नेक्स्ट है, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और लॉन्ग स्टॉप्स। तो जो गाड़ी का इंजन है ट्रैफिक लाइट पे, लाल बत्ती वगैरह पे बंद कर देना चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा देर तक रुकना है तो भी गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। कीप द व्हीकल प्रॉपर्ली मेंटेन, जो व्हीकल है उसको टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहना चाहिए। चेक टायर प्रेशर रेगुलरली, डेली चेक करना चाहिए कि गाड़ी में जो टायर है उनमें हवा ठीक है या नहीं है। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूल, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस ट्रेन वगैरह का यूज करना चाहिए। कार पूल करनी चाहिए, मतलब आप कार शेयरिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्टिलाइजर्स इज एन डैश सॉल्ट। फर्टिलाइजर कौन सा सॉल्ट है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है क्योंकि ये फैक्ट्री वगैरह में बनता है। नेक्स्ट है, डैश इज यूज फॉर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के लिए हम सिकल यूज करते हैं। नेक्स्ट है, द फर्स्ट स्टेप ग्रोइंग ए क्रॉप इनटू द सॉइल इज कॉल्ड। तो जो क्रॉप लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप्स होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्मॉल फार्मर सेपरेट द ग्रेन्स बाय। ओके, तो जो छोटे छोटे किसान होते हैं ना, वो ग्रेन्स वगैरह को अपने चॉप से कैसे अलग करते हैं? तो बाय विनोइंग, सिंपल हवा में बरसा के। विनोइंग को सिंपल भाषा में पीसना भी बोल देते हो आप, वो चीज़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपका ट्रू एंड फॉल्स है। तो इसमें देखो, ए कैंडल बर्न विथ फ्लेम वाइल कोल डज नॉट, कि एक कैंडल फ्लेम के साथ जलती है, लपटों के साथ, और कोयला लपटों के साथ नहीं जलता। तो ये सही बात है, इसमें ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है, द क्लैरिफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी। ओके, तो ये भी सही बात है, इसमें भी ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल, कि जब फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ये गलत बात है, ठीक है, इसमें फॉल्स आ जाएगा। क्योंकि जब भी फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो नेक्स्ट देखो, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एसिड रेन। अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसे एसिड रेन बोलेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ना कि एसिड रेन। तो इसमें भी फॉल्स आ जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का फर्स्ट। ओके, एडम्स एप्पल क्या है? ओके, तो देखो, एडम्स एप्पल इज ए स्मॉल बल्ब सीन इन द फ्रंट ऑफ द नेक। तो गले के सामने जो थोड़ा उठा हुआ हिस्सा होता है उसी को एडम एप्पल बोलते हैं। ये मेनली इन बॉयज में होता है, बॉयज में ये ज्यादा उठता है। ठीक है, इट इज फॉर्म बाय ग्रोथ ऑफ द वॉइस बॉक्स। तो ये एडम एप्पल क्यों बनता है? क्योंकि जो हमारे गले में वॉइस बॉक्स होता है, जिसे लैरिंक्स भी बोलते हैं, पबरिटी के टाइम ये ग्रो करने लगता है, तो वो गले से बाहर दिखने लग जाता है। बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द वॉइस बॉक्स, तो वॉइस बॉक्स के ग्रोथ की वजह से द वॉइस ऑफ बॉयज बिकम डीप, लड़कों की आवाज़ है वो थोड़ी भारी हो जाती है। इन गर्ल्स द वॉइस बॉक्स इज स्मॉल, गर्ल्स के अंदर वॉइस बॉक्स जो स्मॉल होता है। सो एडम एप्पल इज नॉट विजिबल एंड देयर वॉइस रिमेन सॉफ्ट। तो वहाँ पर जो गर्ल्स का नेक होता है उसके अंदर एडम एप्पल दिखता नहीं है और उनकी वॉइस भी सॉफ्ट होती है। तो चलो 16th का बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें ये पूछ रहा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या होता है? तो देखो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर द फिजिकल चेंजेस, मतलब आपकी बॉडी में जो भी फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। और दैट अपीयर इन बॉयज एंड गर्ल्स एट द टाइम ऑफ पबरिटी, जो जब पबरिटी का टाइम आ जाता है तब गर्ल्स बॉयज दोनों में ये फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। These characters help in distinguish मेल एंड फीमेल। डिस्टिंगस का मीन होता है डिफरेंस। ओके, तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी ये चेंजेस आते हैं इनकी वजह से हम मेल और फीमेल के बीच में डिफरेंस बता पाते हैं, बट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। बट ये जो भी चेंजेस आते हैं रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं होते हैं। ओके,
तो एग्जाम्पल इन बॉयज़, जब बॉयज़ के मामले में देखें सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसमें आ जाता है ग्रोथ ऑफ ब्रीड एंड मस्टेट्स, डीप वॉइस एंड ब्रॉड शोल्डर्स। ओके, और गर्ल्स की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट, वाइपिंग ऑफ हिप्स एंड सॉफ्ट वॉइस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट, व्हाई डोंट वी गेट क्रश अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हमको पता है कि अर्थ हम पे ग्रेविटी का फोर्स लगा रही है, तो इससे हमें ना मतलब पिचक क्यों नहीं जाते। ठीक है, तो देखो, वी डोंट गेट क्रश्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो हम ग्रेविटी के फोर्स की वजह से क्रश इसलिए नहीं होता है बिकॉज द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑल्सो अप्लाई एंड इक्वल, क्योंकि जो धरती का सरफेस है वो भी हमारे ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है जो कि इक्वल होता है, एंड अपोजिट फोर्स ऑन आवर बॉडी, इक्वल होता है और अपोजिट होता है किसके, ग्रेविटी के फोर्स के। ठीक है, तो दिस फोर्स बैलेंस ग्रेविटी, तो ये अपोजिट फोर्स है, ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस करता है। सो वी रिमेन स्टैंडिंग सेफ्टी ऑन द ग्राउंड, तो हम ग्राउंड पे सेफली खड़े रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक। तो स्पोर्ट्समैन जो शूज वगैरह पहनते हैं उनके नीचे कांटे क्यों लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर, स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक, तो स्पोर्ट्समैन कांटे वाले जूते क्यों पहनते हैं, बिकॉज स्पाइक्स इंक्रीज फ्रिक्शन, क्योंकि जो नीचे छोटे छोटे कांटे होते हैं, स्पाइक्स होती है, वो फ्रिक्शन बढ़ाती है बिटवीन द शूज एंड द ग्राउंड, ग्राउंड और शूज के बीच में। ओके, तो मोर फ्रिक्शन गिव बेटर ग्रिप, अब फ्रिक्शन बढ़ेगा तो उसे ग्रिप भी अच्छी मिलती है। सो स्पोर्ट्समैन डू नॉट स्लिप वाइल रनिंग और प्लेइंग, तो जब स्पोर्ट्समैन या तो रनिंग कर रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं तो उनके पैर स्लिप नहीं होते। ओके, इसके बाद चलता है क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो सेक्शन सी का ये क्वेश्चन नंबर 18 है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो देखो, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है और उसके एग्जांपल दो। तो मेटामॉर्फोसिस इज द प्रोसेस इन विच एन एनिमल, तो पहली बात तो मेटामॉर्फोसिस भी एक प्रोसेस है पूरा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, विच एन एनिमल चेंज इट्स बॉडी शेप एंड फ्रॉम ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। तो इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स है ना, वो उसका लाइफ साइकिल चलता है पूरा, जैसे जन्म लेगा और मरेगा तब तक, तो अपना बॉडी शेप चेंज करता रहता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक फ्रॉग है। ओके, फ्रॉग ने एग दिए, तो पहले इसका बॉडी शेप एक एग में है, बाद में ये टेडपूल बनता है, टेडपूल के बाद में ये दूसरा टेडपूल का स्टेज है, फिर बाद में ये वापस से फ्रॉग बनता है। क्लियर। सेकंड देखो, बटरफ्लाई भी पहले एग होता है, एग के बाद कैटरपिलर बनता है और उसके बाद बटरफ्लाई बनता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, कि अपने पूरे लाइफ साइकिल में एक जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना बॉडी शेप चेंज करता है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको मैच करना है। तो देखो, कॉपर को हमने मैच, कॉपर क्या है, एक गुड कंडक्टर है, रबर क्या है, एक इंसुलेटर है। ठीक है, डिस्टिल वाटर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और एनोड क्या है, जो इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने देखा था, जो इलेक्ट्रोड है ना पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उसको एनोड बोल देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट, लिस्ट एनी 5 सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग मतलब अपने चारों ओर जो भी नॉइस पोल्यूशन होता है उसके 5 रीजन आपको बताने हैं। तो फर्स्ट हमारा जो नॉइस पोल्यूशन होता है, व्हीकल एंड ट्रैफिक हॉर्न्स, तो जो भी गाड़ी या ट्रैफिक की वजह से जो हॉर्न का साउंड आता है उसकी वजह से, लाउड स्पीकर की वजह से। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन वर्क, अगर आपके आसपास कोई बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उससे नॉइस पोल्यूशन होता है। आपके आसपास कोई फैक्ट्री या मशीन्स वगैरह है तो उससे नॉइस पोल्यूशन होता है। और फायर क्रैकर, जो पटाखे वगैरह आप छुड़ाते हो उनसे भी नॉइस पोल्यूशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय ए साउंड रीच आवर ईयर, कि साउंड की वजह से जो भी डिस्टर्बेंस होता है वो हमारे कानों तक कैसे पहुंचता है। क्लियर। तो द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस बाय साउंड रीच आवर ईयर थ्रू वाइब्रेशन। ओके, तो साउंड की वजह से जो भी डिस्टरबेंस होगा हमारे कानों तक वो पहुंचता है वाइब्रेशन की वजह से। अब ये वाइब्रेशन कैसे ट्रेवल करता है, साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। ओके, जो साउंड है वाइब्रेशन की फॉर्म में ट्रेवल करता है थ्रू ए मीडियम लाइक एयर। ओके, और साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए,
तो 2 पर्सन के बीच में मीडियम क्या होता है? एयर होता है। तो ये वाइब्रेशन एयर में होके ट्रैवल करता है एंड रीचेस आवर ईयर और हमारे कानों तक पहुँच जाता है, वेयर वी कैन हियर, है ना? तो जिसे हम सुन लेते हैं। तो डायग्राम में भी देख सकते हो ये एक बेल है, वो बज रही है डिंग-डिंग, तो फिर ये बीच में एयर है हमारा, ओके? फिर ये वाइब्रेशन क्या होता है कि एयर में होके ट्रैवल करता है और हमारे कान क्या करते हैं? इसे रिसीव कर लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप का 21 का फर्स्ट, क्लियर। तो इसमें टू बलून आर रब्ड विथ ए वुलन क्लॉथ, दो गुब्बारे हैं और उनको एक वुलन क्लॉथ से आपने रब किया एंड हैंग फ्रीली नियर टू ईच अदर, और उन्हें एक दूसरे के आसपास लटका दिया, तो क्या होगा? तो डायग्राम में देख सकते हैं एक वुलन क्लॉथ है और एक बैलून है। तो ये ध्यान रखना, जब भी बलून को वुलन क्लॉथ से रब करेंगे तो वुलन क्लॉथ पे तो पॉजिटिव चार्ज आता है और बलून पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मतलब दोनों बलून्स पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, ओके। अब जब नेगेटिव नेगेटिव चार्ज दोनों पे है तो आपको पता है सेम चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये बलून्स एक दूसरे से दूर भागेंगे। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, when two balloons are rubbed with a woolen cloth, जब दो बलून्स को आप किसी वुलन क्लॉथ से रब करते हो, they get the same kind of electric charge, तो उन दोनों के ऊपर एक ही तरह का इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है। उसके बाद when they are hang freely near each other, और जब उन्हें एक दूसरे के साथ लटकाया जाता है, they repel each other, वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं and मूव अपार्ट, और एक दूसरे से दूर भागते हैं, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल, क्योंकि जो एक जैसे चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब दूर भेजते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द अबव प्रोसेस वाज डन विथ 2 एम्प्टी रिफिल्स, अगर 2 एम्प्टी रिफिल्स है, खाली रिफिल्स है, अगर आप उन्हें किसी ये वुलन क्लॉथ के साथ रब करोगे तो क्या होगा? ठीक है, तो इस बार देखो क्या होता है, वुलन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ओके, इस केस में, और जो आपकी रिफिल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देखो द वुलन क्लॉथ बिकम पॉजिटिवली चार्ज, वुलन क्लॉथ तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, वाइल द प्लास्टिक पेन रिफिल गेन्स एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज, और प्लास्टिक की रिफिल पे इलेक्ट्रॉन्स थोड़े ज़्यादा चले जाते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। और जब when they are hang freely, और जब उन रिफिल्स को फ्री लटकाएंगे हम नियर ईच अदर, एक दूसरे के पास पास, तो दोनों के ऊपर सेम चार्ज होगा, दोनों रिफिल के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव, दे रिपेल ईच अदर, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगी, ओके, एंड मूव अपार्ट, और एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगी, बिकॉज लाइक चार्ज रिपेल, क्योंकि लाइक चार्ज क्या करता है? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब दूर भेजते हैं, ओके। इसका देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है द चार्ज रिफिल इज बॉट नियर ए फ्रीली सस्पेंडेड चार्ज बलून, तो एक रिफिल है जो भी चार्ज्ड है, ओके, और एक बलून है जो भी चार्ज है, अगर इनको एक दूसरे के आसपास लटका दिया तो क्या होगा? तो आपको पता है कि रिफिल पर नेगेटिव चार्ज आता है, ओके, और जो बलून है उस पे भी नेगेटिव चार्ज आता है, तो जब इन दोनों को आसपास लटकाएंगे तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ओके, एक दूसरे से दूर भेजेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। वैसे ये इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता नहीं है, बट ये डेस्क वर्क में दे रखा है तो इसलिए सॉल्व करवा रहा हूँ मैं। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ है 21 का, प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विथ पॉलीथीन, जब प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन से रब करोगे तो क्या होगा? तो ध्यान दो, पोलो जब प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन के साथ रब करते हैं तो पॉलीथीन पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, प्लास्टिक रिफिल में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब इन दोनों को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, लटकाएंगे, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ओके। तो ये हो गया, और बगल में इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है तो वो भी देख लेते हैं। पॉलीथीन, हाँ, व्हेन पॉलीथीन एंड प्लास्टिक रिफिल आर रब टुगेदर, जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाता है, फ्रिक्शन हेल्प्स इलेक्ट्रॉन मूव, तो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। पॉलीथीन पुल्स इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली, और जो पॉलीथीन है वो ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच सकती है, सो इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो पॉलीथीन के अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब पॉलीथीन के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए तो पॉलीथीन क्या हो जाता है? बिकम नेगेटिवली चार्ज, पॉलीथीन नेगेटिव चार्ज की हो जाती है। नेक्स्ट, द प्लास्टिक रिफिल लूज इलेक्ट्रॉन, अब पॉलीथीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आया है वो प्लास्टिक की रिफिल से आया, तो प्लास्टिक रिफिल हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, ओके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ये वाला, आपको ह्यूमन आई का डायग्राम बनाना है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये एग्जाम में आता रहता है। तो एक ध्यान देना कि ये जो डायग्राम है ना, आपको बुक का ही बनाने का,
ओके, एनसीईआरटी बुक का ही आपको डायग्राम बनाना है एग्जाम में, ये वाला। बाकी जो डायग्राम है वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, बट ये बुक का ही डायग्राम आपको बनाना है। नेक्स्ट है अ, इस सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, एक मिनट में चेक कर लूँ। हाँ, ये सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें क्या है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये सेकंड पार्ट में भी मैंने समझाया था। तो देखो क्या होता है, दो रूल्स आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल और के। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। तो ये जो लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन होते हैं दो, उनमें से एक है। तो दूसरा लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन क्या है, वो ये रहा, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। ओके, इसे ऐसे रटोगे तो टाइम लगेगा, इसे देखो डायग्राम से याद करो। एक तो ये रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ पर, है ना, एक ये नॉर्मल है, एक इंसिडेंट रे है, और ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो आपको क्या बोलना है, इंसिडेंट रे, reflected ray, normal and point of contact, okay, are lie in same plane। बस ये हो गया लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन का सेकेंड रूल। ठीक है, तो इसी के साथ ये हम सेकेंड पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।